क्या समुद्र के नीचे भारत का भविष्य छुपा हुआ है? देखिए, भारत 13 लाख करोड़ करीब खर्च करता है हर साल बाहर से तेल मंगवाने पर, और भारत सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है कि जैसे तैसे ये बिल कम हो जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि इस बिल के कारण ही भारत का रुपया लगातार गिरता जा रहा है। और इसको संभालने के लिए सरकार कभी इथेनॉल ब्लेंडिंग का सहारा ले रही है, कभी हाइड्रोजन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है, कभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। अब इसी कड़ी में 31 जुलाई 2026 को कैबिनेट की एक बैठक होती है और वो एक योजना को मंजूरी देते हैं जिसका नाम है समुद्र मंथन। हिंदू धर्म में आप जानते हैं कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन से पहले तो अमृत निकला था, लेकिन हो सकता है इस समुद्र मंथन से भी अमृत के तुल्य तेल हमारे लिए निकल जाए और आने वाला भविष्य भारत का सेफ हो जाए। अब इस योजना की बात करें तो इसमें सरकार ने 84,000 करोड़ का प्रावधान रखा है और ये स्कीम फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक लागू की जाएगी। अगर इस स्कीम की बात करें तो इसे नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम कहा जा रहा है। ऑफिशियली इसे इंडिया की ऑफशोर एनर्जी पोटेंशियल को अनलॉक करने और डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बढ़ाने और एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने की दिशा में सरकार का एक मेजर स्टेप बताया गया है। यहाँ पर 84,000 करोड़ सुनते ही लोग ये सोचेंगे कि सरकार इतना बड़ा दाव क्यों लगा रही है समुद्र के नीचे, और इसी कारण से फिर दो तरह के लोग हमारे यहाँ सामने आएंगे जो कहेंगे, एक तो कहेंगे कि ये गेम चेंजर है और एक कहेंगे कि ये बहुत ही महंगा जुआ खेलने जा रही है सरकार। अब देखें, अगर गेम चेंजर की बात करें तो उनका कहना ये होगा कि अगर भैया समुद्र के नीचे नए रिजर्व मिल गए तो उससे हमारा तेल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इससे हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाएगी और लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए स्ट्रेटजिक फ़ायदा दे सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन वाले या क्रिटिक्स कहेंगे कि ये बहुत बड़ा महंगा जुआ है, क्योंकि डीप वाटर एक्सप्लोरेशन में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, टेक्नोलॉजी टफ होती है और डिस्कवरी की कोई गारंटी नहीं होती। ये तो हो गई है पक्ष और विपक्ष की बात। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हर एक योजना के दो पहलू होते हैं और दोनों तरीके से देखना आपके लिए ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप भी कमेंट में बताइए कि आप किसके पक्ष में हैं, कि आप इसको गेम चेंजर मानते हैं या फिर इसे महंगा जुआ मानते हैं, और आपके अनुसार सरकार को इसमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। इसीलिए इस टॉपिक के महत्व को देखते हुए हम इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये योजना क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है और सरकार इसको किस तरह से अंजाम देने वाली है। दूसरा, हम देखेंगे इससे फ़ायदा किसे किसे मिलेगा, कंपनियों को ही मिलेगा या आम जनता को भी इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है। तीसरा सबसे अहम सवाल कि अगर योजना गलत हो गई है तो फिर क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस योजना को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के मामले में भारत सबसे बड़े उपभोक्ताओं में शामिल है और डेटा के अनुसार भारत अपनी ज़रूरत का 88 से 90% क्रूड ऑयल बाहर से ही मंगवाता है। अब बाहर कुछ संकट आ जाए, चाहे वेस्ट एशिया में कुछ क्राइसिस आ जाए, ईरान अमेरिका की लड़ाई छिड़ जाए, या फिर शिपिंग में डिस्ट्रप्शन आ जाए, या फिर डॉलर मजबूत हो जाए, या फिर क्रूड ऑयल की प्राइस ही बढ़ जाए, हर तरीके से देखें तो हमेशा झटका हमें लगने की संभावना बनी रहती है। और इसी कारण से सरकार के लिए ज़रूरी हो गया है कि भैया वो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी ध्यान दे, और इसलिए ये एक इकोनॉमिक नहीं बल्कि स्ट्रेटजिक प्रायोरिटी बन गया है सरकार के लिए। तो ये तो था समुद्र मंथन योजना को लाने के पीछे का मकसद। अब अगर हम इस समुद्र मंथन योजना के बेसिक आइडिया को समझें तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि तेल निकालने के दो तरह के रास्ते होते हैं। एक तो ज़मीन के नीचे से निकाला जाए या फिर समुद्र के नीचे से निकाला जाए। अगर हम ज़मीन के नीचे से तेल निकालने की बात करें तो ज़मीन पर ड्रिलिंग थोड़ी सी रिलेटिवली आसान होती है, लैंड एक्सेस होता है, इक्विपमेंट मूवमेंट आसान हो जाता है और ऑपरेशन का कॉस्ट भी कम रहता है। तो ये थोड़ा आसान तरीका है। लेकिन समुद्र मंथन में चूंकि हमने समुद्र को चुना है तो यहाँ पर समुद्र का मामला बिल्कुल अलग है। वहाँ पर पहले वाटर डेप्थ की बात आती है, फिर सी फ्लोर के नीचे की जियोलॉजी, फिर उसमें भी प्रेशर, वेदर, विजिबिलिटी, मशीनरी, लॉजिस्टिक और सब कुछ देखें तो टफर हो जाता है लैंड की तुलना में। और डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर बेसिन में जाने की बात करें तो वहाँ पर काम करना और टेक्निकली अगर हम देखें तो हर चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है। और इसी वजह से समुद्र के नीचे से तेल निकालने के बारे में कोई भी नॉर्मल देश सोच भी नहीं सकता।
इसीलिए यहाँ पर कमेंट में बताइए कि इसके पीछे किसी बड़े प्राइवेट खिलाड़ी का खेल तो नहीं है। यहाँ पर मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि इस एक बड़ी कंपनी ने अभी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट किया है रिफाइनरी को लेकर। तो हो सकता है कि इस ड्रिल के पीछे भी कुछ उनका बेनिफिट हो, ये आगे आने वाले समय में हमको पता लगेगा। तो आप कमेंट में बताइए। अगर हम इसके आगे चलें तो समुद्र मंथन स्कीम को अगर हम देखें तो इसको 4 पार्ट में हम देख सकते हैं कि ये पूरी योजना किस तरीके से काम करेगी। तो इसमें पहला चरण होगा स्कैन का, दूसरा होगा ड्रिल का, तीसरा बिल्ड और चौथा इकोसिस्टम। अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो सबसे पहले समुद्र के नीचे क्या है उसको जानने के लिए सिस्मिक सर्वे करना पड़ता है। सिस्मिक सर्वे में ये होता है कि समुद्र के नीचे पहले साउंड वेव्स भेजी जाती है, फिर उनके लौटने के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है जियोलॉजिस्ट के द्वारा, और फिर एक मैपिंग की जाती है कि यहाँ पर वाकई में कुछ चीज़ है या नहीं है। और फिर उसके आगे ये तो हमको एक डेटा मिल जाता है, और फिर उस डेटा के कंफर्मेशन के लिए उसमें समुद्र के नीचे ड्रिल किया जाता है। फिर ड्रिल करने के बाद में फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, क्योंकि आपने मान लीजिए कि पहली चरण में आपको तेल मिला नहीं मिला ये कंफर्म हो जाता है कि वहाँ पर तेल है। अब तेल है तो फिर हमने ड्रिलिंग पर आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़ने के बाद में फिर हमको पाइपलाइन और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, वो फिर डेवलप करना पड़ता है। और फिर चौथे चरण में इससे रिलेटेड हमको एक ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ता है, तब जाकर एक पूरी योजना अंजाम में आती है। कुल मिलाकर मोटा मोटा कहें तो यह है कि समुद्र मंथन का मतलब सिर्फ समुद्र में कुआं खोदना नहीं है तेल निकालने के लिए, बल्कि खोज से लेकर प्रोडक्शन और इंडस्ट्री सपोर्ट तक पूरा एक सिस्टम डेवलप करना है। तो ये तो हमने देख लिया कि इस स्कीम में 4 कौन कौन सी स्टेप होगी, और इन्हीं स्टेप को ध्यान में रखते हुए इसका बजट भी बनाया गया है, जो कि हमने शुरू में देखा था 84,000 करोड़। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं बात बता दूं कि 84,000 करोड़ इतना बड़ा बजट इसलिए रखा गया क्योंकि समुद्र के नीचे का काम काफ़ी रिस्की भी है, और इसमें फाइनेंशियली भी एक रिस्क है, और प्राइवेट सेक्टर को इसमें इनवाइट करना है तो उनको कुछ न कुछ सपोर्ट देने की भी ज़रूरत होगी, और इसी के लिए सरकार एक उनके लिए बैकबोन बनकर खड़ी रहेगी, और इसमें प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करना है। तो इसलिए ये बजट इस तरीके से रखा गया है, और इन्हीं चारों स्टेप को रखते हुए इस बजट को डिवाइड किया गया है। जैसे डेटा के लिए 28,000 करोड़ का लगभग बजट रखा गया है, ड्रिलिंग के लिए 43,000 करोड़, मैन्युफैक्चरिंग 2,000 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर 10,000 करोड़। तो ओवरऑल देखें तो इस ब्रेकअप से एक बात साफ हो जाती है कि यह स्कीम सिर्फ हेडलाइन नहीं है सरकार की, बल्कि डिटेल ऑपरेशनल डिज़ाइन के साथ लाई गई एक प्रॉपर योजना है, जो कि आने वाले समय में भारत का भविष्य निर्धारित कर सकती है, और कई पीढ़ियाँ इस स्कीम के लिए ऋणी रहेगी भारत सरकार की। आने वाली पीढ़ी इस तरह से भी याद कर सकती है कि अगर योजना सफल हो गई तो पेट्रोल प्राइस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जॉब, उद्योग, इन पर भी प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारी इंडस्ट्रियाँ डेवलप होगी, और ओवरऑल अगर हम देखें तो एनर्जी सिक्योरिटी भी सामने आई जाएगी, क्योंकि भारत उसमें एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ सोचिए कि दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रही है, भारत भी रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा है, लेकिन हम 84,000 करोड़ किस पर लगा रहे हैं? फॉसिल फ्यूल की खुदाई पर लगा रहे हैं। इसी कारण से यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण समस्या सामने आ जाएगी, जलवायु की, क्योंकि आपको मालूम है फॉसिल फ्यूल से कार्बन का उत्सर्जन होता है। अब अगर हम 2070 तक जीरो एमिशन की बात कर रहे हैं, तो अगर ये इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उस मिशन को हम कैसे अचीव कर पाएंगे 2070 तक नेट जीरो का। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझना पड़ेगी, अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने भी ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा दिया, और जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी की चीज़ें चल रही थी उनको साइड में करा, और वो भी फॉसिल फ्यूल के पीछे भाग रहे, क्योंकि उनका कहना यह है कि भैया जब फॉसिल फ्यूल अभी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है तो जो सामने है तो उस पर दिमाग खपाएं ढंग से, और इसीलिए वेनेजुएला और ईरान और सब जगह वो मारामारी कर रहे हैं। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी ज़रूरी है, और इसके लिए भारत सरकार कई सारी योजनाएं चला रही है।
सूर्य घर स्कीम चला रही है, हाइड्रोजन एनर्जी को लेकर मिशन चला रही है, इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर मिशन चला रही है। तो वहीं अगर हम देखें तो उसके हिसाब से फॉसिल फ्यूल का भी एक हिस्सा रखना जरूरी है। हाँ, ये जरूर है कि जलवायु चिंता इससे लेकर है, तो उस पर आगे भी विचार हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरा जोखिम है आर्थिक जोखिम, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो इन दोनों जोखिम को देखते हुए अब आप कमेंट में बताइए फाइनल कि सरकार को का ये जो मिशन है समुद्र मंथन, वो सही है या गलत है, और अगर गलत है तो क्यों है, और सही है तो क्यों है। कमेंट में पूरी डिटेल में मुझे बताइए। थैंक यू।